निफ्टी 24,800 के नीचे, ओला इलेक्ट्रिक 5% टूटा। मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी। जीएसटी फ्री हुआ इंश्योरेंस, अब प्रीमियम पर बड़ी बचत, समझे पूरा असर। जीएसटी सुधारों से शेयर बाजार में धमाका। सेंसेक्स निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, ऑटो फाइनेंस स्टॉक बने रॉकेट। स्किन गुड्स पर 40% जीएसटी। सिगरेट, तंबाकू, गोल्ड ड्रिंक और लग्जरी आइटम्स होंगे महंगे। जीएसटी 2.0 पॉपकॉर्न से लेकर क्रीम बंस तक, क्या होगा सस्ता, क्या रहेगा महंगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में चमकते 10 भारतीय बने ग्लोबल लीडर्स। आप देख रहे हैं भाई खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके साथ ढेर सारे मार्केट अपडेट्स और आखिर बिजनेस की दुनिया में क्या चलता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, निफ्टी 24,800 के नीचे, ओला इलेक्ट्रिक 5% टूटा। मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार हल्के उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहा है। शुरुआती बढ़त के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स 24,800 के नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ 80,900 के करीब पहुंचा। वहीं ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5% की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग और बीमा सेक्टर की चाल की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स आज 450 अंकों की करेक्शन के बाद सिर्फ 0.18% की बढ़त दिखा रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी है क्योंकि जीएसटी सुधारों में एबडेड वैल्यू पर असर बेहद सीमित बताया गया है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल शुरुआती बढ़त में है। फोर्ड कैपिटल के फंड मैनेजर पराग ठक्कर ने कहा कि एचडीएफसी लाइफ हर डिप पर खरीदने लायक स्टॉक है। रिलायंस और कंज्यूमर स्टॉक्स पर फोकस, फेस्टिव सीजन में से पहले रिलायंस रिटेल से वैल्यू बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा कि फिजिकल ईयर 26 में डबल डिजिट कंजप्शन ग्रोथ दिख सकती है। सीएलएसए ने बैंकों के लिए Q2 को चुनौतीपूर्ण बताया है, लेकिन एसबीआई और आईसीआईसी बैंक को टॉप फिक्स में रखा है। ओला इलेक्ट्रिक और अन्य बड़ी हलचलें। सॉफ्ट बैंक ने ओला इलेक्ट्रिक में अपना हिस्सेदारी 17.83% से घटाकर 15.68% कर दी है, जिससे स्टॉक 5% टूट गया है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज पर कॉन्ट्रैक्ट करने टर्मिनेशन की खबर के बाद दबाव बना है। श्री दिग्विजय सीमेंट भी सुर्खियों में है क्योंकि उसके प्रमोटर ट्रू नॉर्थ फंड अपनी 50% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का जलवा है। जहां लार्ज कैप इंडेक्स थोड़े दबाव में दिखे, वहीं निफ्टी मिड कैप 100 करीब 360 अंक चढ़ा है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.34% की तेजी आई है। निवा दूपा, आरबीएल बैंक, नेटवेब टेक एंड जेएम फाइनेंशियल निफ्टी 500 के बेड़े में गेनर्स में शामिल हो चुके हैं। ग्लोबल और कमोडिटी अपडेट की बात करें तो एशियाई बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। वॉल स्ट्रीट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद कच्चे तेल की कीमतें लगातार तीसरे दिन गिरी और $66 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। ओपेक की बात करें, ओपेक प्लस की, तो 7 सितंबर की बैठक पर सबकी नजर है। रुपया मामूली मजबूती के साथ 88.0 प्रति डॉलर के साथ खुला है। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में चमकते 10 भारतीय बने ग्लोबल लीडर्स। भारतीय तकनीकी संस्थान आईआईटी और भारत की शिक्षा व्यवस्था ने दुनिया को ऐसे लीडर्स दिए हैं जिन्होंने न केवल कंपनियों का चेहरा बदला बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री का भविष्य भी तय कर दिया है। आइए जानते हैं उन 10 भारतीयों के बारे में जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहली बात करते हैं सुंदर पिचाई की। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे स्टैनफोर्ड और वाटन से उच्च शिक्षा हासिल की। उनकी गिनती दुनिया के सबसे विनम्र और दूरदर्शी सीईओ में होती रही है। उनके नेतृत्व में गूगल ने एंड्रॉइड, क्रोम और एआई जैसे प्रोडक्ट्स को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज वे अल्फाबेट के भी सीईओ हैं और टेक्नोलॉजी का सस्ता व आसान बनाने पर पूरा काम और जोर दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं, नाम है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अमेरिका में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और एमबीए किया। 2014 में सीईओ बनने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड और एआई में ग्लोबल लीडर बनाया। उनकी किताब हिट रिफ्रेश में उनका विजन और लीडरशिप स्टाइल झलकता रहा है। तीसरा सबसे बड़ा नाम, शंतनु
नारायण एडोबी के सीईओ। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अमेरिका में मास्टर्स किया। 1998 में एडोब से जुड़े और 2007 में सीईओ बने। उनकी अगुवाई में फोटोशॉप, एक्रोबैट और इलस्ट्रेटर जैसी एप्लीकेशंस को क्लाउड सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदला गया है। इससे एडोब एक पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनी से डिजिटल क्रिएटिव का ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। चौथा सबसे बड़ा नाम अजय पाल सिंह बग्गा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। पुणे में जन्मे अजय बग्गा ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। वे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ रहे हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाया। 2023 में उन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। उनका फोकस गरीबी हटाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए फंडिंग बढ़ाने पर हमेशा रहा है। और पांचवा नाम मैं आपको बताऊं अरविंद कृष्णा का, आईबीएम के सीईओ। तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 1990 में आईबीएम से जुड़े और 2020 में सीईओ बने। उनके कार्यकाल में आईबीएम ने क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई पर फोकस बढ़ाया। वे रेड हैट के अधिग्रहण के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने आईबीएम की रणनीति को एक नया मोड़ दिया था। छठवां सबसे बड़ा नाम निकेश अरोड़ा, पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ। दिल्ली में पले बढ़े निकेश ने आईआईटी बीएचयू वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने बोस्टन कॉलेज और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली। गूगल और सॉफ्टबैंक में बड़ी कंपनी भूमिकाएं निभाई हैं उन्होंने। उसके बाद पालो अल्टो नेटवर्क्स के वो सीईओ बने। उनकी लीडरशिप में कंपनी साइबर सिक्योरिटी सेक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। सातवां सबसे बड़ा नाम नंदन निलेकनी, इन्फोसिस के को फाउंडर। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने 1981 में इन्फोसिस की सह स्थापना की। उनकी गिनती भारत के सबसे दूरदर्शी उद्यमियों में होती है। वे आधार प्रोजेक्ट्स में मुख्य आर्किटेक्ट रहे हैं, जिससे 1 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की पहचान डिजिटल हुई है। आज वे नीति, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आठवां सबसे बड़ा नाम विनोद खोसला, सन माइक्रोसिस्टम के फाउंडर। दिल्ली में जन्मे विनोद खोसला ने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद कार्नेगिया मेलोन से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और स्टैनफोर्ड से एमबीए किया। उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम की सह स्थापना की, जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी। बाद में उन्होंने खोसला वेंचर्स शुरू किया और सैकड़ों स्टार्टअप्स में निवेश भी किया। नौवां सबसे बड़ा नाम फ्रांसिस्को डी सूजा, कोग्निजेंट के पूर्व सीईओ। 1968 में नोरेबिया, केन्या से जन्मे फ्रांसिस्को का परिवार भारतीय मूल का है। उन्होंने कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। 1969 में कोग्निजेंट की सह स्थापना की और 2007 से 2019 तक इसके सीईओ रहे। इनके नेतृत्व में कंपनी आईटी सर्विसेज की दुनिया का टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई थी। 10वां और सबसे बड़ा नाम राकेश कपूर, रैकेट बैंकस्टर्स के पूर्व सीईओ। दिल्ली के रहने वाले राकेश कपूर ने बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग और एक्सेलराई जमशेदपुर से एमबीए किया। 1995 में रैकेट बैंकस्टर्स से जुड़े और 2011 में सीईओ बने। उनके कार्यकाल में डेटॉल और लाइजोल जैसे ब्रांड्स ने ग्लोबल मार्केट में बड़ा विस्तार किया है। 2019 में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कंपनी को अरबों डॉलर की वैल्यू दिग्गज एफएमसीजी कंपनी भी बना डाली। सबसे बड़ी बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी 2.0, पॉपकॉर्न से लेकर क्रीम बंस तक, क्या होगा सस्ता और क्या रहेगा महंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कही गई कई बड़े फैसले में, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पॉपकॉर्न टैक्स, जिस पर लंबे समय से असमंजस था। जब जीएसटी 2.0 के तहत इस पूरी तरह स्पष्टता आ गई कि पॉपकॉर्न टैक्स पर साफ फैसला, नए नियमों के मुताबिक सॉल्टेड या मसालेदार पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, चाहे आप इसे किसी ठेले से खरीदें या पैकेट में। यानी अब अलग अलग टैक्स स्लैब का झंझट खत्म हो गया है। हालांकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी ही जारी रहेगा, क्योंकि इसे शुगर कन्फेक्शनरी कैटेगरी में रखा गया है। पहले इस पर 3 तरह की दरें लागू थी। खुला नमकीन पॉपकॉर्न 5%, पैक्ड 12% और कैरेमल 18%। अब सिर्फ मीठा बनाम नमकीन आधार पर टैक्स लगेगा। बेकरी वालों को राहत मिली है। क्रीम बंस सस्ते, पॉपकॉर्न के साथ साथ क्रीम बंस पर भी बड़ा फैसला हुआ है। पहले इन्हें पेस्ट्री की कैटेगरी में रखकर 18% टैक्स लगाया जाता था, जबकि साधारण बंस पर सिर्फ 5% जीएसटी था। जब काउंसिल ने इसे नियमित बंस की तरह माना है और सिर्फ 5% जीएसटी लगाया है, इससे बेकरी इंडस्ट्री और ग्राहकों दोनों को राहत मिल सकती है। सिन गुड्स पर 40% जीएसटी, सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक,
ड्रिंक और लग्जरी आइटम्स होंगे महंगे। ये खबर आपसे जोड़ती है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। जीएसटी काउंसिल्स ने बड़े सुधार करते हुए टैक्स स्लैब को केवल 5 से 18% सीमित कर दिया है, जिसके अलावा सेहत और फाइनेंस के लिए हानिकारक सामानों यानी सिन गुड्स पर अलग से 40% का स्पेशल स्लैब लागू किया है। इस श्रेणी में वो प्रोडक्ट्स शामिल हैं जो या तो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें वित्तीय जोखिम में डाल देते हैं। कौन कौन से सामान आए इस लिस्ट में मैं आपको बता देता हूं। 40% जीएसटी वाले सिन गुड्स में सबसे पहले तंबाकू प्रोडक्ट्स आते हैं। पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, छोटे बड़े सिगार और बिना प्रोसेस किया हुआ तंबाकू। इसके अलावा कार्बोनेटेड और शुगर एडेड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। लग्जरी और हाई एंड प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। सेहत के साथ साथ सुपर लग्जरी सामान भी इस लिस्ट में एक हिस्सा बन रहे हैं। प्राइवेट जेट, लग्जरी यार्ड्स और हेलीकॉप्टर पर 40% जीएसटी देना होगा। वहीं ऑटोमोबाइल कैटेगरी में 1200 सीसी से ऊपर के पेट्रोल कारें, 1500 सीसी से ऊपर की डीजल कारें और 350 सीसी से ऊपर बाइक्स पर भी हाई टैक्स लगाया जा रहा है। जीएसटी सुधारों से बाजार में धमाका हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, ऑटो फाइनेंस स्टॉक बने रॉकेट। सरकार के जीएसटी सुधारों का सीधा असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तूफान तेजी के साथ खुले और देखते ही देखते इंडेक्स ने जोरदार बढ़त दर्ज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,567 अंकों से उछलकर 81,456 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,715 में छलांग लगाकर 24,980 पर कारोबार करता रहा। सबसे ज्यादा भागे ऑटो और फाइनेंस स्टॉक्स। शुरुआती कारोबार में ऑटो फाइनेंस और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 7% से ज्यादा उछला। बजाज फाइनेंस 5% से और बजाज फिनवर्स 3.20% पर रहा। वहीं आईटीसी और एचयूएल जैसी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के शेयर भी 2% से ज्यादा बढ़ गए। जीएसटी फ्री हुआ इंश्योरेंस, अब प्रीमियम पर बड़ी बचत होगी। समझे पूरा असर मैं आपको समझाता हूं। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके तहत अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले एक ऐसा हिस्सा था जिस पे 18% टैक्स लगता था, जिससे पॉलिसी होल्डर्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब यह बोझ पूरी तरह हटा दिया गया है और लोग केवल बेस प्रीमियम का ही भुगतान करेंगे। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसमें सभी तरह के पॉलिसीज, टर्म प्लान, यूलिप और फैमिली फ्लोटर जैसे सीनियर और सिटीजन्स प्लान शामिल होंगे। सीधा फायदा पॉलिसी होल्डर्स को होगा। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति का बेस प्रीमियम 20,000 है तो पहले उस पर 18% यानी 3,600 का जीएसटी जुड़ जाता था और कुल भुगतान 23,600 करना पड़ता था। अब यह टैक्स पूरी तरह खत्म होने से सीधे 3,600 की बचत होगी और ग्राहक केवल 20,000 की देंगे। इस तरह अगर प्रीमियम 10,000 है तो पहले 1,800 अतिरिक्त देने पड़ते थे, लेकिन अब यह रकम बचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बीमा लेना पहले की तुलना में काफी किफायती हो जाएगा। लंबे समय से उठ रहा था मांग कि इंश्योरेंस पर टैक्स हटाने की मांग कई सालों से की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी 2024 में वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जिंदगी अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। इसके अलावा बीमा एजेंट्स और जो इंडस्ट्री है एसोसिएशंस भी लगातार सरकार से राहत की मांग करते रहे हैं। सेक्टर पर असर, बीमा कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बजाज अलायंसेज के एमडी सीईओ डॉक्टर तपन सिंघल ने कहा कि इससे हेल्थ केयर सुरक्षा और किफायती होगी। बीमा पे फिनश्योर के सीईओ हनुत मेहता ने कहा कि यह कदम नए ग्राहकों को बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और लोग अब ज्यादा कवरेज वाली पॉलिसी भी चुन सकते हैं। लेकिन आईटीसी का मुद्दा भी यह समझना जरूरी है कि जीएसटी हटने से कंपनियों को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का जो लाभ नहीं मिलेगा। पहले वो ग्राहकों के टैक्स वसूल कर अपने खर्चों जैसे ऑफिस किराया, एजेंट कमीशन और मार्केटिंग पर दिए गए टैक्स को उसी से समायोजित कर लेती थी। अब यह रास्ता बंद हो जाएगा और कंपनियों को यह बोझ खुद उठाना पड़ेगा। आशंका है कि कंपनियां इस तरह की अतिरिक्त लागत को धीरे धीरे बेस प्रीमियम में शामिल कर सकती है। नतीजा क्या होगा? कुल मिलाकर यह कदम ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ लाखों लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा बल्कि देश में बीमा कवरेज भी बढ़ेगा। हाँ, बीमा कंपनियों पर ऑपरेशनल लागत का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इस फैसले की असली लाभ आम जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। आप देख रहे थे भाई खाता और मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है।